नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। बातचीत का सिलसिला हर रोज की तरह आज भी जारी है। आज का विषय मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय को हमने 3 नामों में समेटा है। नाम है सुरेंद्र, नरेंद्र और देवेंद्र। सुरेंद्र, नरेंद्र और देवेंद्र, यही नाम है आज के टॉपिक का। सुरेंद्र नाम सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सुरेंद्र नाम आज बहुत चर्चा में है। सुरेंद्र मोदी नाम से हैशटैग लीड कर रहा है और राकेश यादव जी गुड सिट बोल रहे हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत नमस्कार लेता हूं। आप भी अपने विचार और इस चर्चा में अपने खुद को शरीक करें, आनंद आएगा। और ये सुरेंद्र, नरेंद्र और देवेंद्र, इन बातों पर ये सब टॉपिक हैं, सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है। आज की तारीख में बड़े टॉपिक्स हैं। आज सुबह सुबह जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी नहीं सुरेंद्र मोदी, तो लोग चौंक गए। ज्यादातर लोगों ने तो सरेंडर मोदी बोल करके इस ट्वीट को लिया और कुछ लोगों ने आलोचना की कि राहुल गांधी को सरेंडर लिखने नहीं आता है, एक आर उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन जानते हैं बंधुओं, वो आर मिस करने में भी एक बड़ी बात रही है। हम अपने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी अगर लिखते हैं तो बहुत तरह की संकेत जाते हैं, केसेस बन सकते हैं, बहुत तरह के मामले बन सकते हैं। तो लेकिन हमें राजनीतिक संदेश भी देना है और राहुल गांधी ने, जिनको बीजेपी वाले पप्पू बोलते हैं, तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि सरेंडर में से एक आर निकाल लीजिए, वो सुरेंदर हो जाता है। और वो सुरेंदर जो है, यही सुरेंदर अब एक नाम नहीं रह गया, एक सब्जेक्ट बन गया। वास्तव में ये सुरेंदर सरेंडर के तौर पर देश में चर्चा में है। और आप देखेंगे परमात्मा शरण यादव जी ने भी गुड कहा है, मैं भी उनका वेलकम करता हूं। तो ये जो सरेंडर है, इसको समझा जाए। मैं एक टेलीविजन चैनल से पर बैठा था, राष्ट्रीय चैनल में डिबेट में बैठा हुआ था। आज की ही बात है, शाम 6 बजे। उसमें शुरुआत मुझसे ही हुई। कहा कि आप बताइए, एंकर पूछ रही है कि आप बताइए कि सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर मोदी मतलब क्या है। तो मैंने उनको बताया, हालांकि बहुत कम अवसर मिलता है, बहुत जल्दी में बोलना पड़ता है, उस बात को मैं आपके सामने थोड़ा और विस्तार से बोल सकता हूं, इतनी लिबर्टी है। मैंने बताया कि सरेंडर मोदी का मतलब होता है हिंदुस्तान और चीन की भाषा को नरेंद्र मोदी जी ने एक कर दिया। जो भाषा नरेंद्र मोदी जी ने कही वो चीन की भाषा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही वो चीन में इस्तेमाल हो रहे हैं कि देखो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि चीन की सेना हमारी सीमा में नहीं घुसी, कोई हमारे सीमा में नहीं आया, कोई हमारी सीमा में नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा है, जो शब्द हैं, जो वक्तव्य हैं, उसको चीन इस्तेमाल कर रहा है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले तक जब भारत में विपक्ष के कंटेंट को पाकिस्तान के अखबार में जगह मिलती थी, तो किस तरह से उनको देश विरोधी बोला जाता था कि हिंदुस्तान के विपक्ष की भाषा क्यों पाकिस्तान से मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बहुत स्वाभाविक था कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो उस सरकार का एक रुख है, एक दक्षिणपंथी सोच है। उस सोच के खिलाफ विपक्ष जब खड़ा होता है तो वो सोच पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है, तो एक मिलान होता है, ये बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये यहाँ के सारे लोग पाकिस्तान से मिल गए हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से आज भी इसका मतलब हम नहीं निकालना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी चीन से मिल गए हैं कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन
लेकिन ये बात तो सच है ठीक उसी तरीके से जैसे पहले कहा जाता रहा कि आज नरेंद्र मोदी जी की भाषा चीन की भाषा से मिल गई है। और सरेंडर का मतलब ये भी होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उसके ठीक आधे घंटे बाद चीन गलवान घाटी पर कब्जा कर गलवान घाटी पर दावा करने का एक बयान जारी कर देता है उसका विदेश मंत्रालय। यह है सरेंडर मोदी का मतलब। सरेंडर मोदी का मतलब होता है 56 इंच का सीना नहीं दिखलाना जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। सरेंडर मोदी का मतलब होता है घर में घुसकर मारेंगे वाली जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से उलट व्यवहार दिखाना। ये होता है सरेंडर मोदी का मतलब। और भी बहुत सारे मतलब आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो जो 20 जवानों की वहां शहादत हुई उस शहादत को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा वो रवैया हमारे देश की अपेक्षा के हिसाब से नहीं है। आप इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से जोड़ सकते हैं। आपने सुना भी होगा, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, लेकिन उससे थोड़ा और जोड़ूंगा मैं उसमें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जून को ही कह दिया था कि चीन के लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं। ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दी थी और उस बात का प्रधानमंत्री जी ने खंडन कर दिया कि कोई घुसा ही नहीं। अब इसमें तमाम तरह की व्याख्याएं चल रही हैं कि सीमा का क्या मतलब होता है, जिस क्षेत्र में झगड़ा हुआ वहां पर उस समय क्या मतलब था। लेकिन इस समय एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन चीजों को स्पष्ट करते हुए आज तक चैनल के अंग्रेजी वाले जो हैं अंग्रेजी का चैनल उसके राहुल कंवल जी ने जो इसको बयान किया है बहुत स्पष्ट तरीके से। उसमें सैटेलाइट का इमेज भी है, गलवान घाटी भी है, किस सीमा कहां तक चीन की पेट्रोलिंग होती है, कहां तक भारत की पेट्रोलिंग होती है, वो फिंगर 4 वो फिंगर 8 और अब कहा पहले हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाते थे। आज चीन जो है पेट्रोलिंग 4 पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें फिंगर 4 पॉइंट है उस पर हमें रोक रखा है, हम उससे आगे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी चीन उसके मुताबिक भी उस ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के मुताबिक भी फिंगर 8 से आगे बढ़ता हुआ फिंगर 4 तक आ पहुंचा है। यानी हमारी पेट्रोलिंग जो फिंगर 8 तक हुआ करती थी बंद हो गई है। तो ये एक बार फिर से साफ हुआ है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में जहां तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, भले वो बॉर्डर में ना हो, नो मेंस लैंड हो, चाहे एलएसी का पार्ट हो, लेकिन जहां तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी अब नहीं हो पा रही है। ये स्थिति स्पष्ट है। अब देखिए एक दो बयान को मैं कंपेयर करना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी का बयान और शाहनवाज हुसैन जी का सॉरी क्षमा करेंगे वीके सिंह जी का बयान और शाहनवाज जी हुसैन जी का बयान। वीके सिंह जी ने एक बात और कही नई थी देश के लिए कि भारत के तरफ से भी चीन के लोगों को पकड़ा गया था और वार्ता चली, उन्होंने भी हमारे आदमी को छोड़ा, हमने भी उनके आदमी को छोड़ा। यानी उन्होंने भी हमारे सैनिकों को छोड़ा, हमने भी उनके सैनिकों को छोड़ा। ये अजीबोगरीब खुलासा था आज की तारीख में। आप ये समझिए जब से गलवान घाटी में झड़प हुई ये बात कहीं से आई ही नहीं कि हमारे सैनिक चीन के कब्जे में हैं, कभी नहीं आई। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई अपने सूत्रों के हवाले से और दम ठोक करके आई कि भारत के 10 जवान जो हैं वो चीन के कब्जे में हैं और वो रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद ये खबर आई, लेकिन रिहाई के बाद जब ये खबर आई तब भी भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया। आधिकारिक रूप से 2 बयान आए, एक चीन की भी तरफ से आए, भारत की भी तरफ से आए। चीन ने कहा कि हमारे पास भारत का कोई सैनिक कब्जे में नहीं है। भारत ने कहा कि हमारा कोई सैनिक लापता नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि रिहाई के बाद की ये दोनों स्थितियां थी, दोनों अपनी अपनी जगह सच बोल रहे थे। कूटनीति की भाषा होती है, एक जरूरत होती है, उसको वो बोल रहे थे, पूरा कर रहे थे, तो ये बात सही थी। मगर बात ये है जब वीके सिंह ये कहते हैं कि हमने भी चीन के सैनिकों को पकड़ लिया था, तब इसका मतलब एक और नया तथ्य है जो देश से छुपाया गया है।
अब शाहनवाज जी इसका खंडन करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी कहते हैं कि उसको जब हमने अपनी सीमा में नहीं पकड़ा है, उनके क्षेत्र में जाकर के भी हम उनको नहीं पकड़े हैं। अब तो पकड़े कहाँ हैं, ये भी बात स्पष्ट नहीं हो रही। यानी अगर वो मान लेते हैं कि हमने अपनी सीमा में उनको पकड़ा है तो चीन घुसा है, ये बात साबित हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि हम उनकी सीमा में जाकर के उनको पकड़े हैं तो हम उनकी सीमा में घुसे हैं, ये बात साबित होती है। तो बोलना तो बहुत मुश्किल है, ये बात सही है। लेकिन ये जो पेट्रोलिंग की स्थिति होती है, हम भी जानते हैं कि ग्रे एरिया होता है जिस पर हमारे भी दावे हैं, उनके भी दावे हैं। उस एरिया में ये घटनाएं घटी, लेकिन ये घटना घटी है ये तो बताया जाना चाहिए। ये क्यों छिपाया गया? और हमारे सैनिक उनके हर दिन नए नए खुलासे होते हैं। पहले तो कहा गया कि 3 लोग मरे, फिर कहा गया 20 मरे, और घायलों के बारे में छिपाया गया। घायलों की संख्या भी 76 थी। सारी चीजें धीरे धीरे खुलती हुई आई, और उसके बाद अब आज तक खुलासे ही खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात समझ में देश की जनता को नहीं आ रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा बोलनी पड़ी जिसके कि 18 घंटे बाद ही उनको सफाई देने की जरूरत आ पड़ी। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चिंता है। एक दो व्यक्ति की हमारी आपकी चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है। तो ये है सुरेंद्र और नरेंद्र का मतलब। सुरेंद्र और नरेंद्र का कनेक्शन तो आप समझ पा रहे होंगे। सुरेंद्र और नरेंद्र। मैं अभी देवेंद्र पर आऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी और इस विषय पर रहता हूं। इस बीच कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, मैं उस प्रतिक्रियाओं को ले लेता हूं। ऋतिक यादव जी जय हिंद कह रहे हैं, उनका जय हिंद मैं ट्रांसफर करता हूं अपने जवानों को। और राम सिंह बघेल जी गुड बता रहे हैं। ऋतिक यादव जी ने और भी एक कमेंट किया है कि चीन फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता है। बात सही कर रहे हो, पहले 8 तक किया करता था, अब 4 तक कर रहा है। 4 तक हमारा दावा है, हालांकि वही वो पॉइंट है जहां पर कि हमारा प्रतिरोध जारी है। नरेंद्र बायस कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, मैं भी उनको गुड इवनिंग कहता हूं। अजय सिंह कह रहे हैं एक और पागल आ गया ज्ञान देने, तो मैं उनके भी पागल शब्द को स्वीकार करता हूं। तो लेकिन ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। यहाँ अभी देश में पागलों की कमी नहीं है। आप जो उचित समझें आप सुने या न सुने, लेकिन ये जरूरी है इस वक्त ये चर्चा करने का कि सुरेंद्र, नरेंद्र और मैं अब देवेंद्र पर आता हूं। देवेंद्र हालांकि मैं थोड़ी देर बाद आना चाहता था, लेकिन चलिए मूड की बात है, कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट तो मैं पढ़ नहीं रहा। नरेंद्र, ये नरेंद्र के बाद देवेंद्र, सॉरी देवेंद्र, ये बहुत चर्चित नाम रहा है। देवेंद्र सिंह, डीएसपी देवेंद्र सिंह। ये देवेंद्र सिंह कौन है? ये देवेंद्र सिंह वही देवेंद्र सिंह हैं जिनको कि आपको याद होगा जनवरी महीने में पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में। 3 आतंकवादियों को लेकर के वो बॉर्डर पार करा रहे थे और बड़े मजे से आ रहे थे, बड़े जिठाई से आ रहे थे। आतंकवादी मोबाइल, जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे वो रडार पर था, वो सर्विलांस पर था, उससे बातचीत तब देखी जा रही थी। वहां जब डीआईजी ने उनको रोका, उन्होंने बड़े ताव से बात की, और डीआईजी ने जब उनको कहा कि आप इसको गिरफ्तार कर लो अपने साथियों को, तब डीएसपी ने कहा कि भाई आप हमारा बड़ा गेम बिगाड़ रहे हैं, ये गेम है इसको बिगाड़िए मत। तो डीआईजी को बहुत गुस्सा आया। गोयल साहब थे, अतुल गोयल, उन्होंने एक झापड़ वहीं पर रसीद दिया और उनको पकड़ करके गिरफ्तार किया। लेकिन ये एक और परिचय है इनका। ये घटना इसलिए मैं बता रहा हूं, इससे समझ में आती है बात कि 3 आतंकियों को वो लेकर के आ रहे थे और 26 जनवरी से पहले दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ सब जगह बड़े धमाके की तैयारी थी, उसका वो हिस्सा थे, ऐसा नहीं पुलिस कह रही है। और इनका अतीत अगर देखा जाए तो ये वही हैं जिन्होंने अफजल गुरु को फैसिलिटेट किया था। मैं अफजल गुरु के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूं। अफजल गुरु एक ऐसा नाम है जिसको फांसी दी गई, हमारी अदालत ने दी, और हम ये मानते हैं कि अदालत ने जो दिया, जब तक ये फैसला कायम है, जाहिर है हम अपनी न्याय व्यवस्था के साथ हैं, मगर अफजल गुरु जो हैं, अफजल गुरु को सुविधा देने का काम इन्होंने ही किया था। ये बोलने में तो कोई बुराई नहीं है।
ये डीएसपी देवेंद्र सिंह थे। तब इन्होंने, चूंकि अफजल गुरु का दिल्ली में भी घर हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में भी था, तो दिल्ली के घर में उन आतंकवादियों को उन्होंने भेजा जिन्होंने ये आतंकी हमलों को, संसद पर हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो आतंकी थे वो ठहरे थे अफजल गुरु के घर में। और कैसे ठहरे थे? तो अफजल गुरु को भी वो लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे जीत रहे थे, उनको तरह तरह की स्थितियां थी। मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, ये अफजल गुरु की डायरी है जिस पर मैं 100% तो विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उस डायरी की जांच होनी चाहिए थी, उसको लीड बनाया जाना चाहिए था पूरे मामले को, लेकिन उस डायरी की जांच कहीं हुई ही नहीं, अदालत में पेश भी नहीं किया गया। एक बड़ा पहलू है अफजल गुरु के केस से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैं उस विवादास्पद विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये देवेंद्र वही देवेंद्र है जो कि अफजल गुरु को फैसिलिटेट करता था, उसको आतंकवादी भेजता था कि अफजल गुरु तुम ठहराओ अपने घर में, और उसके घर का इस्तेमाल करता था। ये सारी बातें आई हैं सामने। अब इस देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि उनकी इस देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर सकी पुलिस, चार्जशीट दायर नहीं कर सकी, कोई छोटी मोटी पुलिस नहीं, एनआईए मामले की जांच कर रही थी और चार्जशीट दायर नहीं हुआ। तो ये जो सरेंदर, नरेंद्र और देवेंद्र तक बात आते आते देशभक्ति और देश विरोधी और तमाम जितने भी शब्द हैं बड़े बड़े भारी भरकम, उसका दायरा भी व्यापक हो जाता है। ये मैं कह रहा हूं। अब एक बात और कह दूं कि देवेंद्र सिंह ने जो भूमिका निभाई, जब जब उसका भ्रष्टाचार बढ़ता गया और उसकी पदोन्नति बढ़ती गई, और उसकी गिरफ्तारी के समय से ही अखबारों में लिखा जा रहा था कि ये देवेंद्र सिंह को एनआईए के पास में जांच सौंपी जा रही है, देवेंद्र सिंह अकेला वो व्यक्ति नहीं है, इसके ऊपर और भी लोग होंगे, तो बड़े गेम का मतलब और भी सारे लोगों का शामिल होना होगा। तो अगर उन बड़े गेम वालों ने देवेंद्र सिंह को अकेले फंसा दिया, तब तो देवेंद्र सिंह अकेले फंसेगा, और नहीं तो देवेंद्र सिंह सकुशल निकल जाएगा। इस तरह का विश्लेषण जो है अखबारों में पहले छप चुका है। तो अब स्थिति यह है कि देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई है, और एक मामले में वो जेल में है, उसलिए जेल से रिहाई नहीं हुई है, लेकिन बड़ी राहत मिल गई है, चार्जशीट दायर नहीं हुई। लौटिए अब इस विषय पर, फिर से हम लौटते हैं नरेंद्र मोदी और विषय पर। अब ये विषय जो है, इस विषय को लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं, सारे सवाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ही क्यों पूछते हैं, चीन की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल बात है, चीन की तरफ उंगली उठाना चाहिए। तो क्या वाकई राहुल गांधी ने चीन की तरफ उंगली नहीं उठाई है? राहुल गांधी ने तो कहा है कि इस घटना का बदला लीजिए, राहुल गांधी ने तो कहा है कि जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कब कहा कि चीन के साथ मेल मोहब्बत से बात कीजिए? ऐसा नहीं है। लेकिन बताया ऐसे जा रहा है कि राहुल गांधी चीन का नाम नहीं ले रहे। चीन का नाम वास्तव में कौन नहीं ले रहा है? चीन के खिलाफ में क्या आपने रक्षा मंत्री से कोई शब्द सुना, विदेश मंत्री से कोई शब्द सुना, प्रधानमंत्री से कोई शब्द सुना? क्या नहीं सुना। चीन का नाम लेने से कौन बच रहा है? जब हमारे जवान मारे गए, शहीद हुए, तो शहादत पर श्रद्धांजलि देने में कितना समय लगा, याद दिलाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 48 घंटे लग गए ये बोलने में कि मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। ये शब्द कहने में उनको 48 घंटे लग गए, और यही शब्द प्रधानमंत्री जी को कहने में 50 घंटे लग गए, और विदेश मंत्री को कहने में 65 घंटे लग गए, और हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को यही बात कहने में 72 घंटे लग गए। क्या ये, और किसी की भाषा में कहीं भी चीन नहीं है, आप खोज के देख लीजिए, किसी ने चीन का नाम तक नहीं लिया है श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को। तो कौन है जो चीन का नाम नहीं ले रहा है? क्यों बार बार विपक्ष को ही बदनाम किया जा रहा है? क्यों नहीं चीन को जवाब दिया जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूं,
देखिए 2013 में तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। भारत और चीन की बॉर्डर के बीच में एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। नाम था MSC, माउंटेन, M फॉर माउंटेन, S फॉर स्ट्राइक और C फॉर कॉर्प्स, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स। 72,000 जवान इसमें इस MSC के तहत उसमें जुड़े थे। 72,000, 65,000 करोड़ का खर्च हुआ था और इसको पूरे अपने मकसद को कामयाब होने में 2019 तक ये पूरा काम अपना कर लेते। इनको लंबी जो सीमा है भारत चीन की, वहां पर रक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को सुरक्षित ढंग से बनाने देने की जिम्मेदारी थी। ये MSC था। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? अटेंशन लेना चाहूंगा आप सबका, ध्यान दिलाना चाहूंगा आप सबका कि ये MSC का जो निर्गठन हुआ था बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ था कि बड़े बॉर्डर की रक्षा केवल और केवल चीन की सीमा के लिए ये बना था और वो रक्षा करते और निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाता, ये था। लेकिन 2017 में इसको भंग कर दिया गया, इस MSC को। क्या भारत और चीन के सीमा के बीच 72,000 लोगों सैनिकों की टुकड़ी जो स्पेशली इसी काम के लिए बनाई गई हो, माउंटेनियर ये स्ट्राइक कॉर्प्स, उसको क्या इसी तरह से भंग कर दिया जाना चाहिए था? और कब भंग किया गया उसकी टाइमिंग तो देखिए। जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं चीन, मिलते हैं शी जिनपिंग से और जब लौट कर आते हैं तो ये कॉर्प्स भंग कर दी जाती है, MSC भंग कर दी जाती है। तो ये कैसी लड़ाई हम चीन से लड़ रहे थे? अपनी सेना को हम कमजोर कर रहे थे? क्या ये सवाल पूछा जाना नहीं चाहिए कि जिस मकसद से एक बड़ा कदम उठाया गया वो कदम वापस क्यों लिया गया? उसके पैरेलल कोई दूसरा कदम उठा क्या अगर वो गैर जरूरी हो गया? ये तमाम बातें हैं जिसका कि जवाब मांगा जाएगा और मांगा जाता रहेगा। ये चीन के साथ इतना प्यार नरेंद्र मोदी जी का आज से थोड़े है, जब से चीन मुख्यमंत्री रहे वो गुजरात के तब से है और 18 बार वो चीनी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं अलग अलग समय में। और इस दौर में, इस कार्यकाल में जो पूरा 6 साल का है उसमें तो 9 बार से ज्यादा। तो इन मुलाकातों से पर्सनल केमिस्ट्री बनी है, देश को फायदा होगा, यही तो देश को आज तक समझाया जाता रहा। तो ये कैसी पर्सनल केमिस्ट्री थी कि हमारी बातचीत चल रही थी भारत और चीन के बीच में, डिप्लोमेसी भी चल रही थी, दोनों सेनाएं बात भी कर रही थी, शीर्ष स्तर पर बात हो रही थी और इतना बड़ा वाकया हो गया और इसको हम झड़प बोलते रहे। क्या ये झड़प है? आपको लगता है कि ये झड़प है? और झड़प है तो युद्ध किसको कहते हैं? अगर ये झड़प है तो युद्ध किसको कहते हैं? मतलब एक दिन पहले कल की बात है कि भारत सरकार फैसला लेती है कि अब सैनिकों को पूरी छूट है, वो अपने ढंग से जवाब दे सकते हैं। अब क्यों? अरे पहले क्यों नहीं? इतना बड़ा वाकया हो गया, लोग निहत्थे मारे गए, बंदूक तक नहीं थी। और नहीं रहने का मतलब फिजिकली बंदूक होना या नहीं होना नहीं होता है। बंदूक अगर है और हम नहीं चला पा रहे इसका मतलब बंदूक नहीं है, निहत्था है हम। और हम निहत्था इसलिए थे क्योंकि बंदूक चलाने का ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था। अगर हमारे कमांडिंग ऑफिसर मारे गए तो दूसरे तो कोई थे, वो किसी और से तो निर्देश लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर वो कौन था? मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को याद करना चाहूंगा यहां पर कि आखिर वो कौन थे जिनको निर्णय लेना था और जिन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। ऐसा कोई मिलिट्री में आदेश नहीं होता है कि किसी समझौते के तहत हमारी जान जाती रहे और हम गोली न चलाएं, ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन ऐसा हुआ और सारे लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम कुमार सवाल नहीं पूछ रहा है, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, सेना से रिटायर हुए हैं, बड़े अफसर रहे हैं, वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए इन सवाल में गंभीरता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सवाल का जो पूछने का जो दायरा है, आप सवाल लीजिए, आलोचना लीजिए, लेकिन आलोचना लेने के बजाय जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको ही डॉक में खड़ा किया जाता है, उनके ही तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। क्या सवालात क्या उठाए जाते हैं? वही
कि 1962 में क्या हुआ? चीन, नेहरू ने देश को डुबो दिया, नेहरू ने ऐसा कर दिया, नेहरू ने वैसा कर दिया। अरे जनता ने आपको 6 साल से सत्ता दे के रखी है, इसीलिए कि आप नेहरू ने ऐसा कर दिया और नेहरू ने वैसा कर दिया करें। अरे नेहरू जब देश के लिए प्रधानमंत्री थे और उनके लिए देश की सेना को एकजुट कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे, एक युद्ध लड़े थे। हाँ, हम बेशक हारे थे, हम हारे थे, लेकिन देश हारा था ना। क्या पंडित नेहरू अकेले हारे थे? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? तब तो हम आज हमें यह मानना पड़ेगा कि मोदी मतलब देश, नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं किसी प्रधानमंत्री को देश का न तो पर्याय मानता हूं और न ये देश से अलग मानता हूं। प्रधानमंत्री तो डिसीजन लेने वाले होते हैं, देश उनके साथ होता है, उनका डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो आलोचना से परे नहीं है। नेहरू की आलोचना होती है, होनी चाहिए, लेकिन क्या यह समय है नेहरू की आलोचना करने का? पंडित नेहरू की आलोचना करने का यह समय होना चाहिए क्या? ऐसी आलोचना से देश एकजुट रह सकता है? आपको कांग्रेस की आलोचना करनी है, आप कांग्रेस की आलोचना करिए, लेकिन आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। इस आलोचना से उस समय जो युद्ध में हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, क्या उनकी आलोचना नहीं हो रही? क्या उनके शौर्य का अपमान नहीं हो रहा है? यह महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद 62 के बाद भी तो दुनिया आगे बढ़ी है। 1967 में हमने चीन को नाको चने चबवाए हैं। उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं हुई कभी कि हमारे क्षेत्र में कब्जा करे। 45 साल की शांति जो रही है वो इसी तरह की बातचीत और द्विपक्षीय समझौतों से रही है। उन सभी चीजों का मतलब खत्म हो जाता है क्या? हाँ, हमसे अक्साई चीन छीन लिया गया। हम इच्छा रखते हैं कि वो वापस ले, लेकिन उसको वापस लेने का एक तरीका होगा कि केवल नारेबाजी होगी। हमने कह दिया संसद में कि हम अक्साई चीन वापस लेकर रहेंगे। क्या ऐसे वापस लिया जाता है अक्साई चीन? अक्साई चीन वापस लेने के लिए हमने रणनीति क्या बनाई? अक्साई चीन से सटा हुआ है गलवान घाटी, और चीन उस गलवान घाटी को भी अपना दावा बताने आ पहुंचा है, हमें फिंगरपोर्ट तक पहुंचा चुका है। तो आप क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग पंप, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वहां पर, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक आप पहुंचा है वहां पर, इसको आप क्या कहेंगे? तो ये जो स्थिति है, हमें देश को एकजुट रखना है, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष पर मत थोपिए। देश को एकजुट रखना है तो इसका इनिशिएशन सत्ताधारी पार्टी लेगी, उसके पास ज्यादा बहुमत है, उसके पास जनता का समर्थन है, जनता ने इस पर विश्वास किया है। आप सर्वदलीय बैठक बुलाए, वेलकम मूव था। सिर्फ 20 पार्टियों की बुलाए, गलत मूव था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया, गलत मूव था। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाया, गलत मूव था। आपको अधिक से अधिक पार्टियों को बुलाना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। उसमें कांग्रेस ने कुछ सवाल उठा दिए, तो सवाल को आपको इज्जत के साथ लेना चाहिए। आप कांग्रेस को ही देश विरोधी बता रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सोचने का तरीका है, हमको बदलना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमें यह तरीका बदलना पड़ेगा, और देश हित में यही है। देश हित में यह नहीं है कि हम इतिहास को पकड़ करके गालियां दें, कांग्रेस को आरोप लगाए, या कांग्रेस भी उल्टा ऐसा ना करे, आरोप लगाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, लेकिन ट्वीट से कुछ सवाल पूछ लेने भर से क्या पार्टी कमजोर हो जाती है, सरकार कमजोर हो जाती है, देश कमजोर हो जाता है? हमें नहीं लगता कि ट्वीट करके अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उससे कोई कमजोर हो जाता है। अरे सवाल पूछा जा रहा है कि कब घुसा, आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने एक गलतफहमी वाला बयान दे दिया। आपने गलतफहमी वाला बयान दिया, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको 18 घंटे के भीतर सफाई देनी पड़ी उस पर, इसलिए वो गलतफहमी बढ़ाने वाला बयान है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को क्या अस्पष्ट बातें करनी चाहिए, दो टूक बातें करने की जरूरत होती है। आपको कुछ बातें नहीं बतानी है, मत बताइए। छिपाने की जरूरत है देश से, ऐसा भी होता है, छिपाया जाता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें बताई जानी चाहिए वो तो बताई जानी चाहिए। हमारी शहादत क्यों हुई, हमारी धरती पर हुई कि उनकी धरती पर हुई, वो घुसकर हमला किए कि हम पर ये इल्जाम लगेगा। आखिर क्या हुआ? चीन तो इल्जाम लगा रहा है ना, तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि हम नहीं, तुम दोषी हो, ये तो बोलना पड़ेगा ना। चीन खुलेआम एक तरफा हमें दोषी ठहरा रहा है और हम उसको दोषी नहीं ठहरा रहे, ऑफिशियल बयान नहीं दे रहे हैं, देरी कर रहे हैं बयान देने में। तो ये है टोटल स्थिति, और इस स्थिति पर चिंता हमें प्रकट करती रहनी चाहिए, अपनी बात
रखी जानी चाहिए और हम ऐसा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बातें रखी हैं, आपने भी अपनी भावनाएँ रखी हैं, अपने विचार रखे हैं और सबका स्वागत है। हम इस सिलसिला को आगे भी जारी रखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।